गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन अपनी टेंस की इंट्रोडक्टरी क्लास हो चुकी है। उसके बाद देखो अभी विधिवत रूप से अपन टेंस का अध्ययन शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला जो टेंस है वो अपना है सिंपल प्रेजेंट टेंस, या दूसरा नाम इसको क्या कह सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट। प्रेजेंट इंडेफिनेट दोनों एक ही चीज है। इसके बारे में अपन थोड़ी चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखो, मुख्यतः ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिल सके, इसलिए मैंने दोनों ही यहाँ लिखने की कोशिश की है। बाइलिंगुअल अपना सेशन रहेगा ताकि दोनों को इजी वे में समझ में आ जाए और इसका जो फायदा है वो आपको ज्यादा से ज्यादा मिल सके। सबसे पहले देखो, पहचान की बात करें तो अगर हिंदी वाक्यों की में हिंदी में कोई सेंटेंस लिखा हुआ है तो वो सिंपल प्रेजेंट का है या नहीं, पहचान कैसे करेंगे। हिंदी वाक्यों में क्रिया के अंत में, क्रिया यानी वर्ब, वर्ब के अंत में, क्रिया के अंत में जो है क्या आया हो, ता है, ती है, ते है आदि शब्द आए हो तो इसका मतलब जो है वो आपका वाक्य सिंपल प्रेजेंट का होगा। ठीक है। उसी प्रकार से इंग्लिश में अगर सेंटेंस लिखा हो या अपने एग्जाम में क्वेश्चन आता है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसमें ये एडवर्बियल्स जो है, एडवर्ब्स जो है ये काम आएगी। अगर कोई भी एडवर्ब आपकी ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब क्या होता है, हमेशा, डेली का मतलब भी रोज या हमेशा, यूजुअली का मतलब अक्सर, ऑफन का मतलब प्राय, रेयरली का मतलब मुश्किल से कभी। ठीक है। उसी प्रकार से स्कैर्सली का मतलब भी मुश्किल से कभी, हार्डली का मतलब भी मुश्किल से, जनरली का मतलब सामान्यतः। ठीक है। नॉर्मली का मतलब भी सामान्यतः, फ्रीक्वेंटली का मतलब अक्सर से है यानी रिपीटेशन हो रहा हो, समटाइम्स का मतलब कभी कभार। इसके अलावा एवरी, एवरी के बाद कुछ भी आ जाए, एवरी डे, एवरी मिनट, एवरी आवर, एवरी मंथ, एवरी ईयर, तो एवरी के बाद कुछ भी आए तो ये जो है ये सारे के सारे एडवर्ब्स आपकी किसको शो करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस को शो करेंगे। अगर फिल इन द ब्लैंक्स है, इनमें से कोई भी एडवर्ब आया है तो आपको सिंपल प्रेजेंट की जो वर्ब है उसी के अकॉर्डिंग आपको ये जो है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में फिल करना है। ठीक है। इसके बाद देखो अब अपन देखेंगे यूजेस कहाँ कहाँ हो रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कहाँ हो रहा है। तो ये अपन ने जो है इसके बारे में डिस्कस कर लिया। एक बार इसको मैं रफ कर देता हूँ ताकि अपन इनको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करें। ठीक है। देखिए सबसे पहले यूजेज हैबिचुअल एक्शंस। हैबिचुअल एक्शंस का मतलब आदत स्वरूप जो काम होता है, जैसे आई गॉट अप 5 o'clock इन द मॉर्निंग। भाई मॉर्निंग में मैं सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ। तो ये जो है क्या होगा, ये आपका हैबिचुअल, या इसको अपन और क्या कह सकते हैं, रूटीन वर्क। जो अपना रूटीन वर्क है यानी दैनिक कार्य है, दिनचर्या से संबंधित, हैबिचुअल को अपन कहेंगे आदत स्वरूप, आदतन या दैनिक। रूटीन का मतलब दैनिक, दिनचर्या से संबंधित जो कार्य है उसके लिए अपन सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। उसी प्रकार से देखो प्लान्ड फ्यूचर यानी ऐसे एक्शन जो कि निकट भविष्य में घटित होंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ही गोज टू जयपुर टुमारो। तो अब देखो टुमारो क्या बता रहा है, एक्शन जो है आने वाला समय बता रहा है कल, लेकिन यहाँ किसका प्रयोग हुआ है, गोज यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का, क्योंकि उसकी प्लानिंग आज ही हो चुकी है। यानी कि एक्शन तो फ्यूचर में होगा लेकिन उसकी प्लानिंग ऑलरेडी हो चुकी है, तो उसके लिए भी अपन यूज करेंगे सिंपल प्रेजेंट का। इसके बाद देखो फैक्ट्स ऑफ साइंस एंड मैथ्स। साइंस और मैथ्स, साइंटिफिकल और मैथमेटिकल कोई कैलकुलेशन है। फॉर एग्जाम्पल देखो 2 and 2 make 4, 2 और 2 4 होते हैं। तो यहाँ देखो मैथमेटिकल कैलकुलेशन से रिलेटेड है आपका, तो जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेटिंग होगी उसके लिए भी जो है अपन सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। इसी तरीके से देखो अगर साइंटिफिक बात करें कि भाई वाटर बॉयल्स एट
100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी पानी 100 डिग्री पर उबलता है। ये एक साइंटिफिक फैक्ट है, विज्ञान का तथ्य है। तो साइंस और मैथ के जो फैक्ट्स है उनके लिए भी अपन सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। उसी तरीके से देखो आगे, यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब ऐसी कोई बात जो सार्वभौमिक सत्य हो। सार्वभौमिक सत्य, सार्वभौमिक सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब। तो जैसे द अर्थ revolves around the sun, यानी पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। ये सभी लोग मानते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। उसी प्रकार से लाइव कमेंट्री, आपके क्रिकेट की कोई मैच चल रहा हो और उसकी जो है लाइव कमेंट्री हो रही हो, तो कमेंट्री के लिए भी किसका यूज होगा? सिंपल प्रेजेंट का। न्यूज़पेपर की हेडिंग्स जो है उनके लिए भी जो है किसका प्रयोग होगा? सिंपल प्रेजेंट का। स्टेटमेंट्स और कोटेशंस का मतलब क्या है? कोई भी कथन जो है, जैसे मोहन सेज, मोहन कहता है, तो मोहन क्या कहता है? मोहन सेज। उसके बाद जो कथन होगा वो भी सिंपल प्रेजेंट का होगा। या किसी के अपन कोटेशन उठाते हैं कि भाई शेक्सपियर ने ये कहा, महात्मा गांधी ने ये कहा, तो उनका जो कोटेशन है वो सिंपल प्रेजेंट में होगा। ठीक है। इसके बाद देखो, अगर अपन बात करें आगे, कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं? सिंपल कंडीशन, 3 तरह की कंडीशन होती है। ठीक है। इमेजिनरी, इम्पॉसिबल। तो पहले अपन प्रोबेबल कंडीशन की बात करें कि भाई इफ ही कम्स इन टाइम वी शैल गो टू मार्केट। तो ये ओपन कंडीशन है। ओपन कंडीशन में इफ वाला क्लोज जो है वो सिंपल प्रेजेंट का होगा, और ये वाला जो है ये सिंपल फ्यूचर का होगा। ये इनका कॉम्बिनेशन है। ठीक है। और जो रिजल्ट क्लोज है वो रिजल्ट क्लोज किस में होगा? सिंपल फ्यूचर में होगा। ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट का सिंपल फ्यूचर के साथ कॉम्बिनेशन है। ओपन कंडीशन की बात आएगी तो यहाँ जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होगा। इसके बाद देखो, इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स, जिनको अपन हिंदी में कहते हैं मुहावरे और कहावतें। मुहावरे एवं कहावतें। तो जो भी मुहावरे हैं, कहावतें हैं, उनसे पहले किसका प्रयोग होगा? उनके साथ किसका प्रयोग होगा? यानी उसके साथ भी सिंपल प्रेजेंट में ही वो सारी होंगी। फॉर एग्जाम्पल, चैरिटी बिगिंस एट होम, यानी कि दानशीलता घर से प्रारंभ होती है। यानी कि अगर आप किसी को कुछ कहने कि ऐसा करना चाहिए, तो उसके लिए जो है उसका कहने से पहले खुद को करना चाहिए। शुरुआत घर से होनी चाहिए। उसी प्रकार से एक और है, देखो, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, यानी कि भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं। जैसे हिंदी में है गरजने वाले बादल बरसते नहीं, उसी का इंग्लिश फॉर्म क्या हो जाएगा? बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। यानी जो जितनी बड़ी बड़ी बातें करता है वास्तविक में उतना काम नहीं करता। उसी प्रकार से ए स्टिच इन टाइम सेव्स 9, ये भी एक जो है प्रोवर्ब है कि भाई समय पर एक टाका 9 टाकों को बचा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको चोट लगी, तुरंत उसका इलाज करवा दिया तो वो एक टाके से ही उसका काम चल सकता है। अगर आपने इग्नोर किया, बड़ा नासूर बन गया, तो हो सकता है उसके लिए 10 टाके और लगाने पड़े। मतलब ये है कि समय पर किया गया काम जो है वो सबसे बढ़िया होता है। तो इस प्रकार से जो है इडियम्स और ये जो प्रोवर्ब्स हैं इनके लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। तो अब ये आपको समझ में आ गया होगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है उसकी हिंदी में पहचान क्या है, इंग्लिश में एडवर्ब्स के थ्रू अपन कैसे पहचान सकते हैं, और कहाँ कहाँ इसका यूज होगा, इसके बारे में अपन ने चर्चा की। अब देखो इसमें सेंटेंस किस प्रकार से बनेंगे, क्या क्या स्ट्रक्चर रहेगा, उसके बारे में अपन अभी चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखो अपन बात करेंगे स्ट्रक्चर की।
तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं कि भाई इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होगी। तो हेल्पिंग वर्ब आपकी होगी डू और डज। अब डू और डज, डू किसके साथ लगेगा, डज किसके साथ लगेगा। तो अपना एक सामान्य सी बात चली आ रही है कि प्लूरल के साथ तो डू लगेगा और सिंगुलर के साथ डज लगेगा। लेकिन अगर ऐसा ही होता तो आई के साथ भी डज लगता। आई भी तो क्या है, सिंगुलर ही तो है, प्लूरल थोड़ी ना है। आई का मतलब मैं, अब मैं कितना एक ही तो हूं, तो सिंगुलर ही हुआ ना। तो अब उसके साथ तो डू लगेगा ना, डज नहीं लगेगा। तो देखो डू किस किस के साथ लगेगा, डज किस किस के साथ लगेगा, सिंगुलर प्लूरल वाला क्या मामला है देखते हैं। तो सबसे पहले देखो डू, तो डू का मतलब किसके साथ प्रयोग होगा कि यदि सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन यानी कि आई और वी, सेकंड पर्सन यानी कि यू, एंड थर्ड पर्सन प्लूरल। अब प्लूरल की बात किसके साथ हो रही है, सिर्फ थर्ड पर्सन के साथ, और थर्ड पर्सन प्लूरल क्या है, दे हो, तो डू लगेगा। ठीक है, डू लगता है। तो यहाँ किसकी बात हो रही है, अब देखो फर्स्ट पर्सन में चाहे वो सिंगुलर है आई या प्लूरल है वी, कोई भी हो डू ही लगेगा। सेकंड पर्सन में यू का सिंगुलर ही यू होता है, प्लूरल भी यू होता है, लेकिन दोनों के साथ डू लगेगा। केवल थर्ड पर्सन प्लूरल की बात कर रहा है यहाँ कि थर्ड पर्सन होगा तो उसका प्लूरल होगा, तो आपको डू का प्रयोग करना है। ठीक है, इसी प्रकार से देखो आगे देखते हैं डज। तो डज का प्रयोग कहाँ करेंगे, यदि सब्जेक्ट, जो आपका सब्जेक्ट है वो क्या हो, थर्ड पर्सन, क्या हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर। अब बात किसकी हो रही है, देखो थर्ड पर्सन सिंगुलर की। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या है, ही, सी, इट। इसके अलावा जैसे सिंगुलर में नेम आ गया कोई, तो इनके साथ भी जो है क्या आएगा, डज का प्रयोग होगा, डज लगता है। ठीक है, समझ में आई बात। तो डू किसके साथ लगेगा, डज किसके साथ लगेगा, ये बात क्लियर हुई। अब देखो आगे बढ़ते हैं, और इसी को जो है हेल्पिंग वर्ब अपना क्लियर हो गया। इसको एक बार और जो है तरीके से लिख लेते हैं कि डू के साथ क्या है, डज के साथ क्या है। ये तो एक तरह से रूल हो गया, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि बाद में अपनी कॉपी में लिख सकें। देखो तो सिंपल से शब्दों में अगर मैं लिखूं तो डू के साथ क्या लिखूंगा, आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल। इसी तरीके से डज का प्रयोग जो है ही, सी, इट। अब अगर किसी का नाम आ गया तो वो भी सिंगुलर होना चाहिए, नेम एंड सिंगुलर। अगर दो नाम एक साथ आ गए तो वो सिंगुलर नहीं होकर प्लूरल होगा। तो यहाँ देखो डू किसके साथ लगेगा, डज किसके साथ लगेगा, ये आपको स्पष्ट हो गया। अब देखो आगे बढ़ते हैं, अपन स्ट्रक्चर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, स्ट्रक्चर, यानी कि सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे करेंगे, सेंटेंस कैसे बनाएंगे। अब सेंटेंस के टाइप, कितने टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं, तो उसको आप देख लीजिएगा ताकि जो है वो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ बात करते हैं अपन अफर्मेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव और नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव, ये तीन सेंटेंस की बात करेंगे अपन। ठीक है, सबसे पहले बात हो रही है अपनी अफर्मेटिव की। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस ई एस ब्रैकेट में, और उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट। अब आप कहोगे सर ब्रैकेट में आई है तो इसका मतलब क्या है, ऑप्शनल है, या तो लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, बिल्कुल। अब किसके साथ तो लगानी है और किसके साथ नहीं लगानी है, इसके लिए जो है एक रूल अपन देखते हैं यहाँ कि किसके साथ तो आपकी वर्ब की ये एस लगेगा और किसके साथ नहीं लगेगा। तो यदि सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन
फर्स्ट पर्सन में क्या है पता ना, आई और वी। प्रोनाउन के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए प्रोनाउन के पूरे 3 वीडियोस में मैंने प्रोनाउंस को पूरा किया है, इसी चैनल पे अवेलेबल है, आप चाहे तो उनको देख लें ताकि प्रोनाउन का कंसेप्ट भी आपका क्लियर हो जाए। फर्स्ट पर्सन में आई और वी, सेकंड पर्सन में क्या आएगा, यू, और थर्ड पर्सन की बात करूंगा मैं केवल प्लूरल की, तो थर्ड पर्सन प्लूरल, तो थर्ड पर्सन प्लूरल क्या है, दे। तो इनके साथ तो क्या होगा, एस या ई एस का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होगी, प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। अगर आपका सब्जेक्ट आई वी यू दे है तो वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। ले तो कब होगा, यदि आपका सब्जेक्ट क्या है, ही सी इट, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसके अलावा किसी का नाम आ गया या सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वहां क्या लगेगा, एस या ई एस लगेगा, किसके साथ, वर्ब के साथ, किसके साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो लगेगी उसके साथ एस या ई एस लगाना है। तो ये वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ कि भाई एस या ई एस का ऑप्शन जो है वो कैसे यूज करना है, ठीक है। अब देखो ये तो समझ में आ गया कि भाई एस या ई एस का प्रयोग किसके साथ होगा और किसके साथ नहीं होगा। अब कहाँ एस का प्रयोग होगा और कहाँ ई एस का प्रयोग होगा, इसके बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि दोनों ही कंफ्यूज करने वाले हैं। वैसे अगर आपने सिंगुलर प्लूरल पढ़ा हो तो वहां आपको पता होगा कि जब सिंगुलर नाउन से प्लूरल बनाते हैं तो किनके साथ एस और ई एस का प्रयोग करते हैं। नहीं देखा तो इसी चैनल पे जो है नंबर का एक और वीडियो पड़ा होगा, उसको देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो यहां बता देता हूं मैं, अगर यदि वर्ब का अंतिम अक्षर, आपकी जो वर्ब है उस वर्ब का अंतिम अक्षर एस, डबल एस, सी एच, एस एच, ओ या एक्स है, तब तो आपको क्या लगाना है, ई एस लगाना है, नहीं तो आपको सिंपल सा एस लगाना है, ठीक है। समझ में आ गई बात कि अगर वर्ब का अंतिम अक्षर एस, डबल एस, सी एच, एस एच, ओ एक्स है तो आपको वर्ब के साथ जो है फर्स्ट फॉर्म के साथ ई एस लगाना है। और अगर आपका सब्जेक्ट जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही सी इट नेम है, तो इसके साथ जो है और अंतिम अक्षर जो है ये नहीं है तो आपको क्या करना है, सिर्फ एस जोड़ना है। उसी प्रकार से वाई वाला वो बाद में देखेंगे। तो ये जो है समझ में आ गया होगा। अब इसको देखो रब करता हूं। अब देखो स्ट्रक्चर की बात करें तो ये जो है सिंपल प्रेजेंट का जो है अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है उसको देखिए वापस। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद एस या ई एस और ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में क्या हो जाएगा, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू और डज। तो डू और डज, डू किसके साथ लगेगा, डज किसके साथ लगेगा, ये क्लियर हो गया। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके बाद अपन बात नेगेटिव का मतलब जिसमें नॉट आए। अब यहाँ नॉट तो किया ही नहीं तो नेगेटिव कैसे हुआ, देखिए डज नॉट आएगा, डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसी प्रकार से इंटरोगेटिव की बात करें तो यहाँ सबसे पहले आएगा आपका हेल्पिंग वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू और डज, ये सबसे पहले आएगा। इसके बाद आएगा सब्जेक्ट, इसके बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में आ जाएगा आपका साइन ऑफ इंटरोगेशन। यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन, क्वेश्चन मार्क या प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर आएगा। इज इट क्लियर, समझ में आ गया होगा। देखो वापस से देखते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यानी डू या डज का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन।
अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना हो तो ये स्ट्रक्चर रहना है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, और यहाँ पर नॉट जोड़ सकते हो आप सब्जेक्ट के बाद वर्ब से पहले। तो अगर आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव है, सेंटेंस बनाना है, तो यहाँ पर जो है नॉट जुड़ेगा सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको स्ट्रक्चर। अब देखो कुछ सेंटेंस, कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि आपको जो है क्लियर हो जाए। जैसे पहला जो है, महेश पत्र लिखता है। ठीक है, हिंदी का सेंटेंस है कि भाई महेश पत्र लिखता है। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो क्या हो जाएगा, महेश, सब्जेक्ट आ गया पहले, ये सब्जेक्ट आ गया। देखो वर्ब क्या है, लिखना। लिखना को क्या कहते हैं, राइट। अब देखो एस लगेगा या एस, एस या एस लगाना है, तो देखो महेश कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, तो यहाँ एस आ जाएगा, राइट्स अ लेटर। समझ में आया। इसी प्रकार से नेगेटिव बनाना हो तो क्या हो जाएगा, महेश। अब महेश के साथ डू या डज क्या लगेगा, डज। तो महेश डज नॉट राइट अ लेटर। समझ में आया। इसके बाद देखो आगे अपन यूज क्या करेंगे, नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाना हो तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब में क्या आ जाएगा, डज महेश राइट अ लेटर। समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लें कि भाई यहाँ देखो नेगेटिव सेंटेंस में ऐसे एस हट जाता है, वापस देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव में आपको ऐसे एस का प्रयोग करना है। इसी प्रकार से एक दो सेंटेंस और ले लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, जिससे कि आपका पूरा का पूरा क्लियर हो जाए। जैसे मैं खाना पकाता हूं। ठीक है, ये सेंटेंस है। तो देखो मैं के लिए क्या आएगा, आई, पकाने के लिए क्या आएगा, कुक। अब देखो आई क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, इसके लिए आई के साथ ऐसे इसका प्रयोग नहीं होगा, तो आई कुक फूड। नेगेटिव बनेगा तो क्या हो जाएगा, आई डू नॉट कुक फूड। और इंटरोगेटिव बनाना है तो क्या बनेगा, डू आई कुक फूड। इज इट क्लियर, समझ में आया। इसी तरीके से एक और सेंटेंस को देख लेते हैं, जैसे कि वह फूल तोड़ती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सी प्लक्स फ्लावर्स। ठीक है, सी डज नॉट प्लक फ्लावर्स। डज सी प्लक फ्लावर्स। समझ में आ गया होगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स के थ्रू अपन ने इन स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल से चर्चा की कि भी किस तरीके के स्ट्रक्चर जो है सिंपल वर्जन में बनेंगे। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि इसको आराम से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकें। अब देखो आगे बढ़ते हैं। ये तो अपना एक स्ट्रक्चर था। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि एक ही स्ट्रक्चर से वर्जन सिंपल पूरा हो जाएगा। इसके अलावा भी कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसमें तो क्या है, ये स्ट्रक्चर काम करेगा जब अपनी एक्शन वर्ब हो, यानी वर्ब कोई काम करती हो। कुछ चीजें ऐसी, कुछ नॉन एक्शन वर्ब भी होती है जो सिर्फ स्टेट या स्थिति को बताती है, यानी वो काम कुछ भी नहीं करती। ठीक है, जैसे अगर मैं यूज करूं कि भी देखो स्ट्रक्चर की बात करते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस इसके बाद कॉम्प्लीमेंट आया हो। कॉम्प्लीमेंट का मतलब उस वर्ड सेंटेंस में सेंटेंस के मीनिंग को पूरा करने के लिए जिस वर्ड का प्रयोग किया जाएगा उसको कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। कॉम्प्लीमेंट दोनों का हो सकता है, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। उसको पूरक बोला जाता है हिंदी में। तो यहाँ कॉम्प्लीमेंट की बात करें, जैसे मान लो मैं कहूं कि भी मैं शिक्षक हूं। ठीक है, अब मैं काम तो कुछ नहीं कर रहा है, यहाँ एक्शन तो कुछ भी नहीं है, तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा,
आई एम अ टीचर। अब देखो, लेकिन ये सेंटेंस कौन से टेंस का होगा? ये किस टेंस का होगा? सिंपल प्रेजेंट का होगा। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर इज एम आर, ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, तो ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट का कैसे हुआ? बिल्कुल आप सही सोच रहे हो। क्यों? क्योंकि यहाँ मैंने इज एम आर का प्रयोग किसके रूप में किया है? हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं किया है, बल्कि मैन वर्ब के रूप में किया है। किसके रूप में किया है? मैन वर्ब के रूप में। समझ में आई बात? जब अगर हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होगी तो उसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, तब वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होगा। लेकिन अगर इनका प्रयोग मैन वर्ब के रूप में हुआ है तो ये सिंपल प्रेजेंट में ही काउंट होगा, ठीक है। जैसे स्कूल में एक पोस्ट होती है प्रिंसिपल की, दूसरी पोस्ट होती है वाइस प्रिंसिपल की। अब जिस दिन प्रिंसिपल नहीं आए उस दिन स्कूल का प्रिंसिपल कौन? वाइस प्रिंसिपल, वही स्कूल का प्रिंसिपल होगा ना। उसी प्रकार से अगर वाक्य में मैन वर्ब नहीं आई तो हेल्पिंग वर्ब भी तो मैन वर्ब का काम करेगी ना। तो यहाँ देखो, ये जो है हेल्पिंग वर्ब नहीं होके मैन वर्ब का काम कर रही है, इसलिए ये सेंटेंस जो है किसका होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस का, ठीक है। उसी प्रकार से मैं कह सकता हूँ शी इज अ नर्स, ठीक है। दे आर फार्मर्स। तो इस प्रकार से इनमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है, सिर्फ स्टेट को बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ भी जो है सिंपल प्रेजेंट का ही प्रयोग होगा। इसी तरीके से दूसरा एक और स्ट्रक्चर बन सकता है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस कॉम्प्लीमेंट। अब हैज हैव का प्रयोग जो है यहाँ किस लिए होगा? आपका संबंध बताने के लिए, अधिकार बताने के लिए, संबंध या अधिकार बताने के लिए हैज हैव का प्रयोग मैन वर्ब के रूप में किया जाएगा, तब तो वो सिंपल प्रेजेंट होगा। जैसे आई हैव अ कार, वही कि मेरे पास एक कार है। तो अब देखो वही सिचुएशन यहाँ हो गई कि हैज हैव तो प्रेजेंट परफेक्ट में आते हैं सर, यहाँ कैसे आ गए? तो प्रेजेंट परफेक्ट में तब आएंगे जब इनका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में हुआ हो। अगर इनका प्रयोग मैन वर्ब के रूप में हुआ है तो ये भी सिंपल प्रेजेंट में ही आएगा, ठीक है। उसी प्रकार देखो, माई अंकल हैज अ फार्म, मेरे चाचा जी के एक खेत है। तो खेत पर अधिकार किसका है? चाचा जी का, ठीक है। आई हैव टू ब्रदर्स, मेरे दो भाई हैं। तो इस प्रकार से जो ये सेंटेंस बनेंगे जिसमें या तो संबंध की बात हो या अधिकार की बात हो और कोई भी एक्शन नहीं हो रहा हो, वर्ब किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं कर रही हो, तो इस तरीके के सेंटेंस को भी अपन किस में लेंगे? सिंपल प्रेजेंट में लेंगे। अब एक बार उम्मीद करता हूँ इसको वापस रिवाइज करके देखिएगा, कुछ बीच में से स्क्रीनशॉट लेते रहिए और उसको नोट डाउन करते रहें अपनी नोटबुक में। एक बार वापस इसको रिवाइज करें, समझ में आ गया होगा सिंपल प्रेजेंट का यूज कहाँ कहाँ होगा, किस तरीके से इसका यूज किया जाएगा, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लो, ये जो इज एम आर और हैज है वो एज ए मैन वर्ब यूज होगा, तो इसका भी प्रयोग जो है सिंपल प्रेजेंट में ही होगा, ना कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट में। इसके अलावा आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का जो भी एक्सरसाइज है आपकी बुक में या कहीं भी मिले, उसको आपको एडवर्ब के अकॉर्डिंग देख के अगर सिंपल प्रेजेंट की एडवर्ब मिलती है उसको फिलअप करने की कोशिश करना है। और अपने मन से हिंदी से इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट करना है तो कम से कम 5, 7, 10 वाक्य आप अपने मन से जो है उसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। और अगर हो सके तो एक दिन की पूरा रूटीन वर्क अपनी दिनचर्या जो है नोटबुक में लिख लें, ताकि आपका क्लियर हो जाए कि भाई किस प्रकार से जो है सिंपल प्रेजेंट का यूज होगा। तो उम्मीद करता हूँ सिंपल प्रेजेंट टेंस आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।